हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को। ये इस चैप्टर का स्टूडेंट्स पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हमें ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो देखिए, पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल करवाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए क्योंकि वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। फ्लूइड इसीलिए क्योंकि वो पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहता रहता है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। दरअसल जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में, ठीक है, उस ब्लड के जो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है उसका प्लाज्मा, एक पार्ट होता है उसका रेड ब्लड सेल्स, एक पार्ट होता है उसका वाइट ब्लड सेल्स और एक पार्ट होता है उसका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। जो उसका लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है, वो पार्ट जो ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। देखिए, जो प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन वेस्ट को डिसॉल्व करके ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो ब्लड के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा जिस तरीके से फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाता है, उसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी कई सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स भी ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में फैलाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी फैला हुआ है जिसके अंदर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो एक तरीके से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट तो है ब्लड, वो फ्लूइड, वो लिक्विड जो कि पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। दूसरा पार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन जो होता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट उस पंपिंग ऑर्गन का काम करता है जो इस ब्लड को पूरे शरीर के हर हिस्से में पंप करने का काम करता है। तीसरा पार्ट होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। हमारी पूरी बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है, खून की नसों का एक नेटवर्क फैला हुआ है जो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक खून को पहुंचाती है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सके। तो ये 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन अभी यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पंपिंग ऑर्गन की, जो हमारी बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन्स में से एक है, जो कि हमारा हार्ट। ठीक है, देखिए ये हार्ट का एक डायग्राम दिखाया गया आपको। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स से बना होता है। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं जहां मैंने अभी अभी मार्क किया है, इनको एट्रियम कहा जाता है और एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं इनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है। इसको कहा जाएगा राइट एट्रियम, इसको कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इसको कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और इस चैम्बर को कहा जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे देखिए, ये जो चैम्बर्स हैं हमारी बॉडी में, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड हैं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमारे हार्ट का और जो राइट वाला पार्ट है वो दोनों कंप्लीटली सेपरेटेड हैं। दरअसल हमारी बॉडी का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल करता है और जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। और सेपरेशन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है, ये जो वॉल है इन दोनों के बीच में इसलिए ज़रूरी है ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स कहीं हो ना जाए। ठीक है, देखिए आगे आगे इसने क्या कहा है। आगे इसने समझाया है ब्लड की हार्ट की वर्किंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो वीना कैवा है, ये मेन वेन होती है, इसको वीना कैवा या मेन वेन कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, ये 2 ब्रांचेज है वीना कैवा की। ये दोनों ब्रांचेज लेके आती हैं हमारे राइट एट्रियम में। किसको लेके आती हैं हमारे राइट एट्रियम में? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आती हैं। ठीक है,
इसी वक्त जो हमारा लंग्स हैं जो हमारे, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को भेजते हैं यहाँ, यानी हमारे लेफ्ट एट्रियम में भेजते हैं हमारे। ठीक है, तो इस वक्त ये जो दोनों एट्रियम है हमारे, ये रिलैक्स कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड भरता है। तभी जब इनके अंदर ब्लड भर जाता है, थोड़ी देर बाद ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये अपने ब्लड को कहाँ भेज देते हैं, वेंट्रिकल में भेज देते हैं। जो राइट एट्रियम है उसका ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसका ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल जो है वो पूरा जोर लगाते हैं। राइट वेंट्रिकल जो है वो अपने अंदर प्रेजेंट ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स तक भेज देता है, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो, ये देखिए आउटा यहाँ लिखा हुआ है, इस आउटा, जिसको मेन आर्टरी भी कहा जाता है आउटा, इस आउटा के जरिए बॉडी के सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड भेज देता है। हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी वॉल्स जो होती हैं वो हमारे एट्रियम के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। हमारे वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है ज़्यादा थिक होती हैं एट्रियम के मुकाबले, क्योंकि इनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड के साथ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड को जो है वो हार्ट से बाहर भेजने का काम करते हैं, प्रेशर लगा के हार्ट से बाहर भेजने का काम करते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, हम जो ब्लड आता है उसके साथ होता क्या है, एक और बात ध्यान देने वाली है। दरअसल जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि ये वीना कैवा है और ये पल्मोनरी वेन्स हैं, इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? जब हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकता है बाहर, अगर वेल्व्स नहीं होंगे तो ब्लड बैक फ्लो कर सकता है, जहां से आया है वहीं वापस जा सकता है। इसलिए यहाँ पे भी दोनों जगह, और वेल्व्स के अंदर भी, वेन्स के अंदर भी, वीना कैवा के अंदर भी और पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है, वेल्व्स बंद हो जाते हैं और अब खून बैक फ्लो नहीं कर पाएगा इनके अंदर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेल्व्स जो हमारी बॉडी के हार्ट के अलग अलग हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, इन वेल्व्स का काम होता है ब्लड को प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करवाना, ब्लड का बैक फ्लो ना होने देना। आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए, जब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, प्रेशर लगाएगा ब्लड को, तो ब्लड बैक फ्लो भी कर सकता है, वापिस भी जा सकता है ओरिकल की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे एक वेल्व का होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक वेल्व का होना ज़रूरी है। ये वेल्व बंद हो जाएगी जैसे ही राइट वेंट्रिकल खून से भर जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हार्ट जो ब्लड है वो सिर्फ इधर पल्मोनरी आर्टरीज में ही जा पाएगा, बैक फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है वेल्व ने। वेल्व जो है वो रास्ते को बंद कर देती हैं, ब्लड को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देती हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ पूरे साइकिल के बारे में, हमारा जो सर्कुलेशन साइकिल होता है उसके बारे में। दरअसल क्या होता है, हमारी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सबसे पहले तो आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है लंग्स में हमारे। ठीक है, लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल लेते हैं और बॉडी से बाहर भेज देते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लंग्स उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस हार्ट में भेजते हैं। ठीक है, वापस हार्ट में आता है वो। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो पूरी बॉडी में आउटा के जरिए ट्रेवल करता है। ठीक है, आउटा क्या करता है, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। वो बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को तो यूज कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है दोबारा फिर वीना कैवा से होता हुआ राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कर देते हैं लंग्स। फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ वो वापस आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो ओर्टा से होता हुआ वापस जाता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। जो मैंने समझाया है इसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। दिस इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। इसको एक कार्डियक साइकिल के नाम से एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है। ठीक है,
ध्यान देने वाली बात है, दिस इज कॉल्ड अ कार्डियक साइकिल। ये देखिए यहाँ पे कार्डियक साइकिल यहाँ पे समझा रखा है किस तरीके से ब्लड आता है और किस तरीके से ब्लड जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो राइट और लेफ्ट साइड है हमारी बॉडी के, ये सेपरेटेड होते हैं ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो ब्लड के अंदर, ताकि एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो सके हमारी बॉडी पार्ट्स तक। अब ऐसा उन एनिमल्स में ज़रूरी होता है जिनकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं। बर्ड्स और मैमल्स की एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती हैं एम्फीबियन रेप्टाइल्स के मुकाबले। इसका कारण क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं बच्चों, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म खून वाले प्राणी हैं ये। गर्म खून वाले होने का मतलब क्या है, हम लोग और बर्ड्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं, जबकि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। ये अपने आसपास के टेम्परेचर का हेल्प लेके अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है एडजस्ट करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। हम सबको पता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो जाए तो हमारी जान पे मन आती है। तो इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स की एनर्जी नीड्स जो होती हैं, ऑक्सीजन नीड्स जो होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं बाकी एनिमल्स के मुकाबले। इसीलिए इनका हार्ट जो होता है बर्ड्स और मैमल्स का, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ध्यान रखें, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, स्लाइट इंटरमिक्सिंग भी नहीं होती है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। जबकि जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं उनमें बच्चों 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके अंदर 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। तो इसलिए कुछ इंटरमिक्सिंग होते हैं, देयर इज स्लाइट इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वो इस इंटरमिक्सिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स बर्ड्स और मैमल्स के मुकाबले कम है। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल इस मामले में थोड़ा अलग पड़ता है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होने के बावजूद भी 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला होता है। ठीक है, आगे आता है फिशेस के बारे में। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस क्या करती हैं, फिशेस के अंदर जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को गिल्स में पंप कर देता है। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं ऑक्सीजनेशन करने के लिए। गिल्स क्या करते हैं, उसको वापस हार्ट में नहीं भेजते, बल्कि गिल्स खुद ही उसको फिश की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए फिशेस के अंदर होता क्या है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा होके हार्ट के अंदर आता है, हार्ट उस ब्लड को गिल्स में भेजता है। गिल्स क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को डाल देते हैं और फिर खुद ही उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे फिश की बॉडी में ट्रैवल करवा देते हैं, वापिस हार्ट तक नहीं भेजते। तो फिशेज में जो होता है इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। सिंगल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर ब्लड एक बार ही आया है और एक बार ही गया है। हमारे अंदर जो होता है उसको बच्चों डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल, अभी मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझाया, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट के अंदर आता है और 2 बार हार्ट से जाता है, 2 बार हार्ट को पास करता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है ब्लड प्रेशर के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, उसकी हेल्प से हम हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर असल में होता क्या है, जो खून हमारी नसों के अंदर दौड़ता है वो नसों की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा जो हमारा ये वेंट्रिकल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, वो प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, जब उनके अंदर खून भर रहा होता है, जब वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, तब जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120/80 mm/Hg है, 120/80 है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mm/Hg है। 120 सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, आर्टरियोल्स का छोटा हो जाना किसी वजह से, ठीक है, और क्या नाम है इसका, और भी कई कारण हो सकते हैं, फूड हैबिट्स वगैरह भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और अगर ज़्यादा
हाइपरटेंशन हो जाए, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमारी आर्टरीज रप्चर भी हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने से। आगे इसने बताया ट्यूब्स के बारे में, खून की नसों के बारे में जिनके अंदर खून दौड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। दरअसल पहली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज वो खून की नसें होती हैं जो हार्ट में से खून को लेके जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेके लंग्स तक। ठीक है। आओर्टा के बारे में, आओर्टा मेन आर्टरी होती है जो ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक। तो आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट में से लेके जाती हैं। इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड की मूवमेंट जर्की होती है। जर्की मूवमेंट क्या होती है? झटके से ब्लड फ्लो करता है इनके अंदर, झटके मारता है ब्लड इनके अंदर फ्लो करता हुआ, क्योंकि हार्ट जो होता है वो पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को इनके अंदर पंप करता है। ठीक है। इनकी वॉल्स काफ़ी थिक और इलास्टिक होती हैं प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए। दूसरी जो ब्लड वेसल्स, ज़्यादातर जो आर्टरीज हैं बच्चों वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग को कनेक्ट करती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हमारी बॉडी में। दूसरी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं वेन्स। वेन्स जो होती हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करती हैं और फिर उसको हार्ट के अंदर लेके आती हैं। आर्टरीज जहाँ ब्लड को निकाल के लेके जाती हैं हार्ट में से, वहीं वेन्स ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज के मुकाबले थिन होती हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेशर नहीं ज़्यादा होता। उनके अंदर जो ब्लड की मूवमेंट होती है वो स्मूथ होती है उसके मुकाबले, आर्टरीज के मुकाबले। और वेन्स के अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही वेन बंद हार्ट को भर देगी खून से, तो वेन के पास एक वेल्व होती है, वो वेल्व खुद को बंद कर लेती है ताकि खून का बैक फ्लो ना हो जाए। भाई हार्ट के अंदर खून उसने डाला है वेन ने, कहीं खून वापस ना वेन के अंदर आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वेल्व्स होती हैं, वो वेल्व्स जो हैं वो अपने आप को बंद कर लेती हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं आर्टरीज और वेन्स में। मैंने 3-4 डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब जब ब्लड हमारे ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंच जाता है तो आर्टरी जो होती है वो और भी छोटी छोटी खून की नसों में बट जाती है, जो हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स तक, छोटे छोटे कोनों तक खून पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है। इनको कहा जाता है कैपिलरीज। ये काफ़ी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वन सेल थिक होती हैं। वन सेल थिक होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए जैसे मान लीजिए आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज ही गैसियस एक्सचेंज करवाती हैं। लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट ब्लड के अंदर जाती है, और कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर जाती है, लंग एल्वियोली के अंदर जाती है। तो ये डिफ्यूजन, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करवाने का काम, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाने का काम यही ब्लड कैपिलरीज ही करती हैं। ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो यही संभालती हैं। ये काफ़ी थिन वॉल्ड होती हैं, ये आपस में ज्वाइन होके वेन्स बनाती हैं। ये निकलती किस में से हैं? आर्टरीज में से, और ज्वाइन होके किस चीज़ को बनाती हैं? वेन्स को बनाती हैं। ठीक है। आगे आता है प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम था अभी तक हमने जो पढ़ा ऊपर। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? देखिए, कई बार हमें चोट लग जाती है, इंजर हो जाते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, नहीं तो ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं। ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट वगैरह लगता है या कोई घाव हो जाता है तो ये उसके ऊपर एक क्लॉट बना देती हैं। प्लेटलेट क्या करती है? खून जमा देती हैं। गाढ़े लाल रंग का खून जम जाता है वहाँ पे चोट लगने के कुछ समय बाद। ये क्लॉट क्या करता है? ब्लड को बॉडी से बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देता। ठीक है। और ब्लड को और जान बचा लेता है एक तरीके से हमारी, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे आता है लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड को सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में। हमारी बॉडी में मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम है हमारे ब्लड का, लेकिन लिम्फ भी उसकी हेल्प करता है। लिम्फ के बारे में शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिम्फ, इस दूसरे फ्लूइड को लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। दरअसल जो कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से ब्लड के अंदर से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड की सेल्स
सेल्स के बीच में प्रेजेंट खाली इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आ जाता है। ठीक है, इसी को टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहा जाता है। ये टिश्यू फ्लूइड या जो लिम्फ होता है ये प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन कलरलेस होता है और इसके अंदर प्लाज्मा के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लिम्फ जो होता है ये पहले तो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, सेल्स के बीच में जो खाली जगह हैं वहाँ पे घूमता है, सेल्स के साथ मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है और फिर बाद में ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज से ये लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। लिम्फ वेसल्स बड़ी होती हैं लिम्फ कैपिलरीज के मुकाबले। ठीक है, लिम्फ वेसल्स बाद में इसको कहाँ डाल देती हैं, बड़ी वेन्स के अंदर, बड़ी बड़ी वेन्स के अंदर इसको डाल देती हैं। लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इंटेस्टाइन से लेके जाता है। और जो हमारी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड बनता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बनता है, उसको वापस ब्लड तक भेजने का काम करता है लिम्फ। ये काम हमारे लिम्फ का होता है। ठीक है, आगे आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है बच्चों। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा और हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आते हैं हम प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके बारे में। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनटेक करते हैं ये हमने न्यूट्रिशन वाली सेक्शन में पढ़ लिया था। ठीक है, तो एनर्जी बनाते हैं, वो फूड बनाते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी लीव्स के अंदर। कुछ और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी वो अलग अलग पार्ट से टेकअप करता है। प्लांट्स के लिए जो सॉइल होती है वो सबसे नियरेस्ट सोर्स होता है रॉ मटेरियल्स का। प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए और दूसरे मिनरल्स भी चाहिए। इन सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट के वो पार्ट्स करते हैं जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं। और प्लांट के सॉइल कांटेक्टिंग पार्ट्स कौन से होते हैं, प्लांट की रूट्स। यानी प्लांट की रूट्स प्लांट के लिए ज़रूरी मिनरल्स का इंतज़ाम करती है। कैसे इंतज़ाम करती है, वो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स को प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करती है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, अगर सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स यानी रूट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी लीव्स, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो तो आसानी से रॉ मटेरियल्स जो है वो डिफ्यूज कर सकते हैं इन पार्ट्स तक। लेकिन कई बार क्या हो सॉरी लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने भी देखा होगा, आपके घर के पास अगर कोई बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ की रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोई ना कोई एक नेटवर्क की, कोई ना कोई सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि वाटर और मिनरल्स जिसको रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है उसको स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचाया जा सके ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन अकेला ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से और एफिशिएंटली हो सके ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है, आगे क्या कहता है, वैसे तो जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते और प्लांट की बॉडीज़ के अंदर डेड सेल्स ज़्यादा होती हैं एनिमल्स के मुकाबले, इसीलिए प्लांट की एनर्जी नीड्स एनिमल्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इसीलिए अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो भी हो तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स काफ़ी कम होती है, उनकी ऑक्सीजन नीड्स काफ़ी कम होती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास यानी ह्यूमन बींग्स के पास काफ़ी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ब्लड है हमारे पास, एक ऐसा फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता है। और हार्ट जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन है, उसका काम ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर इतनी एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स हमारे मुकाबले यानी एनिमल्स के मुकाबले काफ़ी कम हुआ करती हैं। उनकी एनर्जी नीड्स हमारे मुकाबले कम क्यों हैं, क्योंकि पहली बात तो वो मूव नहीं करते हैं, दूसरी बात उनके पास हार्ट और ब्रेन जैसे हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तीसरी बात उनकी बॉडी के अंदर डेड सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर लिविंग सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, वो प्लांट्स के अंदर वैसे तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अपना काम चला सकते हैं क्योंकि एनर्जी नीड्स कम होती हैं। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेनली दो काम होता है। पहली बात तो रूट्स ने जिन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है उनको लीव्स तक पहुंचाना,
और दूसरा काम होता है लीव्स के अंदर जो फूड तैयार किया है फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स ने, उसको प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, वो बनता तो लीव्स के अंदर है, लेकिन ज़रूरत प्लांट के हर पार्ट को होती है। तो उस प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट तक डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है। ये प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, ये दोनों जो काम होते हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स करती हैं। यानी जो सिस्टम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो अलग होता है, और जो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो अलग होता है। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा संभालता है जाइलम, और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम संभालता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो लीव्स से फूड को सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स के बारे में। जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वेसल्स और ट्रैकिड्स जाइलम टिश्यू का ही पार्ट होते हैं। वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और जो स्टेम्स और लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं जो वाटर को कंडक्ट करता है प्लांट के सारे पार्ट्स तक। ठीक है, तो एक जाइलम टिश्यू एक नेटवर्क बनाता है पूरे प्लांट के अंदर, जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। रूट्स के अंदर ध्यान देने की बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। रूट्स के अंदर जो सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में है सेल्स, वो पहले तो आयन टेकअप कर लेती हैं, आयन से एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल में से। ठीक है, इससे एक आयन ग्रेडियंट बन जाता है, कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है किस किस के बीच में, रूट के बीच में और सॉइल के बीच में। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर जो है वो रूट के अंदर आ जाता है। देखिए, रूट्स के अंदर आयंस की मात्रा ज़्यादा हो गई है, आयंस की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर को जो है वो मूव करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक मूव करना पड़ता है? सॉइल से रूट के अंदर तक मूव करना पड़ता है, इस आयन के डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आयन का जो टेकअप है ये होता रहता है, इसीलिए जो मूवमेंट है वाटर की सॉइल से रूट्स तक वो लगातार होती रहती है रूट जाइलम के जरिए। ठीक है, इसको रूट प्रेशर कहा जाता है, एक रूट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है नीचे से एब्जॉर्ब होता रहता है, तो रूट्स की मजबूरी हो जाती है उस पानी को ऊपर तक पहुंचाने की। ठीक है, क्योंकि अगर वो पानी ऊपर ना चढ़ाया जाए तो जो नया पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो रूट प्रेशर होता है ये काफ़ी कम होता है अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है तो ऊपर तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो रूट प्रेशर काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है, और वाटर को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, लेकिन बड़े प्लांट्स में ये नाकाफ़ी है। रूट प्रेशर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि बड़े बड़े प्लांट्स में लीव्स तक वाटर को कंडक्ट किया जा सके। इसीलिए प्लांट्स के पास एक और स्ट्रेटजी होती है, एक और प्रेशर होता है ये इस काम को करने के लिए, उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। दरअसल प्लांट की लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो स्टोमेटा वाटर को इवेपोरेशन के जरिए एटमॉस्फेयर में लूज करता रहता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने पानी की बाल्टी के अंदर एक छोटी पाइप डाली और उस पाइप के एक छोर को तो पानी के अंदर डुबो दिया, दूसरे छोर के ऊपर आपने मुंह लगा के अगर उसको सक किया, हवा को अपने मुंह के अंदर खींचा, तो क्या होगा, पानी भी चढ़ जाएगा आपके पाइप के ऊपर, पाइप के अंदर पानी चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक यही काम ट्रांसपीरेशन करता है यहाँ पे। जब वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटा के अंदर से, तो वाटर इवेपोरेट होते वक्त पीछे एक सक्शन पुल क्रिएट करता है। ये सक्शन पुल और रूट प्रेशर की वजह से क्रिएट होने वाला पुल, ये दोनों प्लांट की ऊपर तक, प्लांट की ऊपर की हाइट तक वाटर को चढ़ाने में, पुल अप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे प्लांट जो है वो टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, एक्सेस वाटर को भी लॉस कर देते हैं, और जो रूट से पानी अब्जॉर्ब हो रहा है उसको भी प्लांट की ऊपर वाली हाइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे ध्यान देने वाली बात क्या है, रात के वक्त क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। रात के वक्त रूट प्रेशर को अकेले ही ये काम करना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है? वाटर और मिनरल्स को प्लांट के ऊपर तक चढ़ाने का। ठीक है, लेकिन दिन के वक्त जब स्टोमेटा खुल जाते हैं
तब ट्रांसपिरेशन मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, तब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हेल्प करता है रूट प्रेशर के मुकाबले। रात के वक्त तो रूट प्रेशर का मेन काम होता है और दिन के वक्त ट्रांसपिरेशन का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का वाटर और मिनरल्स के। ठीक है, तो ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन था। आगे आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए, अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बनते हैं या यूज होते हैं। ठीक है, वो लीव्स से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने पड़ते हैं, क्योंकि एनर्जी तो प्लांट के हर एक पार्ट को चाहिए, तो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को प्लांट के हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। ये जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ये भी प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू का काम होता है, जिसको कहा जाता है फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा फ्लोएम जो है वो अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये मेनली प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स जैसे कि फ्रूट्स और सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का, ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम का ही एक पार्ट है। फ्लोएम के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनमें से सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मेन है। ठीक है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी जाइलम के बारे में पढ़ा था, जाइलम सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करवाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है उसको। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है, ये अपवर्ड भी मूवमेंट करवाता है प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल की, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फिजिकल फोर्सेस की हेल्प से होता है, आउटसाइड फोर्सेस की हेल्प से होता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट होने वाला सक्शन पुल। लेकिन जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी की हेल्प से होता है, इसीलिए फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जिस तरीके से हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और एनर्जी का यूज़ करता है, हार्ट हमारा एनर्जी को यूज़ करके ब्लड को पंप करता है बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक उसी तरीके से जो फ्लोएम है वो भी प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को प्लांट के पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो एनर्जी स्टोर करते हैं सेल्स के लिए, तो एटीपी की एनर्जी का यूज़ करते हैं, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम। और जो जाइलम होते हैं वो चीफली मेनली वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेनली जो जाइलम है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक कुछ हद तक उनके अंदर एक्टिव होता है, कुछ परसेंटेज तक। तो यहाँ पे डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे जाएं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बीच में, तो पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जाइलम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम टिश्यूज़ का काम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो फिजिकल फोर्सेस है वो हेल्प करती हैं, जैसे कि रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन, जबकि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक तरह का हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का यूज़ होता है उसके अंदर। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, रूट से लेके ऊपर वाले हिस्सों तक, जबकि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो हर डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो ये डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे आता है आपका कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है फ्लोएम के अंदर। सुक्रोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर, जो कि एक शुगर है, वो सबसे पहले फ्लोएम टिश्यू के अंदर लोडअप कर दी जाती है एनर्जी का यूज़ करके। समझ में आई बात आपको? पहले तो क्या करता है, जो प्लांट की लीव्स के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट है उसको फ्लोएम टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, भेजा जाता है। इससे क्या होता है, फ्लोएम के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वाटर मूव इन करता है। दरअसल होता क्या है, वाटर किस तरफ मूव करेगा, वाटर उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, वहाँ से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ये बात आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। तो जब सुक्रोज ज़्यादा हो जाएगा फ्लोएम सेल्स के अंदर, वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, तो आसपास का जो वाटर है वो कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। फ्लोएम टिश्यू के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। फिर क्या होगा, फ्लोएम टिश्यू अब इस फूड मटेरियल को और वाटर को उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ प्रेशर कम है। समझ में आ रही है बात आपको? उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ प्रेशर कम है, और प्रेशर कम उन ऑर्गन्स में होगा जिनको फूड की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो प्लांट के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन में
जब नए फ्लावर, सीड्स और बड्स उगते हैं प्लांट के ऊपर, उस वक्त रूट और स्टेम के अंदर जो शुगर मौजूद होती है उसको बर्ड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देता है प्लांट, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो फ्लोएम टिश्यू है वो रूट्स और स्टेम के अंदर स्टोर्ड फूड को, स्टोर्ड शुगर को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवा देने का काम करता है, बर्ड्स तक ट्रांसपोर्ट करवा देने का काम करता है। तो फ्लोएम जो होता है वो इस प्रेशर को कंट्रोल करके, ठीक है, प्रेशर को कंट्रोल करके प्लांट के उस हिस्से तक फूड को पहुंचाता है जिस हिस्से को फूड की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स था। यहाँ पे आगे हमारे कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ गिवन टेक्स्ट में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ब्लड के बारे में बताएंगे आप इसमें, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उनके बारे में बताएंगे, और हार्ट के बारे में बताएंगे। वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर स्लाइट इंटरमिक्सिंग भी नहीं हो सकती ऑक्सीजन की, क्योंकि इनकी एनर्जी नीड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये अपनी बॉडी एनर्जी का यूज़ करके ही बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया करते हैं। थर्ड आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में बताना है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये भी मैं आपको अभी अभी करवा चुका हूँ। हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, इसमें आपको फ्लोएम का सारा फंक्शन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी छोटा चैप्टर रह गया, ये हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास के लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा, और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर एक्सप्लेनेशन और बाकी यूज़फुल स्टडी मटेरियल हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा रखा है। उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।